1220 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं वेस्ट बंगाल में भी 1.61% केस पॉजिटिविटी अब बढ़कर 3.1% के करीब हो गई है, यानी कि इन्फेक्शन के स्प्रेड में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है। हम केरला में देखें तो पिछले हफ्ते जहां वहां पर केस पॉजिटिविटी 0.58% थी, उसमें भी एक बढ़ोतरी 0.75% के करीब पिछले एक हफ्ते में नोट की गई है। और इसी के साथ ही केसेस की संख्या में भी एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जाए। अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां दिल्ली में एक महीने पहले करीब 0.11% केस पॉजिटिविटी थी, वह बढ़कर अब करीब 1% के करीब हो गई है। और साथ ही एक पैरेलल विषय के रूप में हमने देखा कि जहां 9 दिसंबर तक 541 केसेस आ रहे थे, वह ऑलमोस्ट 4.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब 2587 केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम देखें कर्नाटका में पिछले एक हफ्ते में जहां केस पॉजिटिविटी 0.31% थी, उसमें बढ़कर 0.52% हो गई है। इसी तरह से अगर 2014 केसेस अगर 23 दिसंबर वाले सप्ताह में नोट किए गए तो वह भी बढ़कर 2533 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। गुजरात में भी इसी तरीके से 0.19% केस पॉजिटिविटी बढ़कर अब 0.54% हो गई है। और अगर पिछले एक हफ्ते के डेटा को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 495 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह बढ़कर 3.4 टाइम्स यानी कि 1711 केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। हम यह विषय आप सबके सामने इसलिए बताना चाहते हैं कि अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो ओवरऑल देश के अगर नंबर आज भी हमें लिमिटेड दिखाई देते हैं, फिर भी कुछ इमर्जिंग एरियाज ऑफ कंसर्न है और जरूरत है कि उन एरियाज में हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड कार्य करते रहें। इसी तरीके से हमने देखा है कि कुछ जिलों में भी सडन इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है। जैसे मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वाले हफ्ते यानी कि 4 हफ्तों में केसेस की संख्या 1392 से बढ़कर 6787 केसेस हुई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 टाइम इंक्रीज इन केसेस। पुणे में भी इसी तरह से काफ़ी अधिक संख्या में केसेस और एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सिमिलर वे में अगर आप देखें तो थाने में भी राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। बेंगलुरु अर्बन में कंटिन्यूड बेसिस पर राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। चेन्नई में भी इसी तरीके से 1039 केसेस की बजाय 1720 केसेस या एक हफ्ते में वृद्धि नोट की गई है। मुंबई सबअर्बन हो, गुड़गांव हो, अहमदाबाद हो या नासिक हो, इन सभी जिलों में भी एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से संपर्क किए हुए हैं और रिक्वायर्ड एडवाइस इन टर्म्स ऑफ कि क्या एक्शन लिया जाए फील्ड पर कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जाए, उस पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ जब हम देश की परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, आज जरूरी है कि हम ग्लोबल परिस्थिति को भी समझें और उसमें हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया में करीब 2 करोड़ 68 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं और ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 10 लाख से अधिक केसेस पूरी दुनिया में नोट किए जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे मुख्य इशू यह है कि अगर आप देखें कि जो सर्जेस पूरी दुनिया में नोट की गई हैं, तो जहां एक समय सर्ज में 8,92,000 के करीब केसेस थे, जो कि हमने जनवरी 2021 में नोट किया। इसी तरह अप्रैल के माह में 9 लाख के करीब केसेस एक सर्ज के रूप में नोट किया गया और 6 अगस्त के समय पर जहां 8,20,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते थे, उनको नोट किया गया। तो अगर पिछले 24 घंटों का डेटा हम वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज करें तो एक एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होकर आता है कि करीब 17,17,482 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। और इसको फर्दर अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो देखते हैं कि जिसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि अराउंड 58% ऑफ जो दुनिया के सारे कोविड केसेस आ रहे हैं पिछले हफ्ते में, वो उन 4 देशों से आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स से अराउंड 28.8%, यूके से 12.5%, फ्रांस से 10.1% और स्पेन से 6.7%। यहाँ मुख्य विषय यह है कि नॉट ओनली यही कंट्रीज हैं, ओवरऑल हर कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 1,21,000 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह 4 हफ्ते होते होते 3 लाख के करीब पहुंच गया है। और जो एक मुख्य विषय है कि अगर हम पिछले 24 घंटे का यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर 5,12,000 केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट किए गए हैं।
यूनाइटेड किंगडम में भी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 टाइम इंक्रीज इन केसेस, और हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1,30,000 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए, और पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न इज कि वहां पर 3,19,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह फ्रांस में भी केसेस 2.25 टाइम्स बढ़े हैं पिछले एक महीने के अंदर, और 2 लाख से अधिक केसेस पिछले 24 घंटे में फ्रांस में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम स्पेन का डेटा देखें तो पाते हैं कि वहां पर 6.7 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस पिछले एक महीने में नोट किया गया है, और ओवरऑल 69,000 केसेस इस पर्टिकुलर कंट्री में नोट किए जा रहे हैं। यह विषय हम आप सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि जिस तरह से वायरस का इन्फेक्शन का स्प्रेड हम पूरी दुनिया में नोट कर रहे हैं, जरूरी है कि इंडिया जो अभी तक हमारी सिचुएशन है उसको समझते हुए हमें फील्ड लेवल पर क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, हमें इन्फेक्शन स्प्रेड को कैसे रोकना है, उस पर हमें कंटिन्यूड मिशन मोड पर कार्य करने की जरूरत है। इसी तरीके से हम सबको पता है कि पिछले कुछ एक माह से हमारे सामने नए चैलेंज के रूप में एक न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन भी डिटेक्ट किया गया है, जिसकी अगर ओवरऑल दुनिया की परिस्थिति देखें तो एक माह के अंदर ही करीब 121 देशों में 3,30,000 से अधिक ओमिक्रॉन के केसेस नोट किए गए हैं, और टोटल 59 डेथ्स अब तक रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से मुख्यतः डेथ करीब 53 डेथ यूनाइटेड किंगडम, 1 यूनाइटेड स्टेट्स, 4 जर्मनी और 1 ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट की गई है। और अधिक केसेस की संख्या को अगर हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अधिकतम केसेस यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक और एरिया ऑफ कंसर्न हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। इसमें यहाँ देखते हैं तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन कई देशों में अब जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वहां पर ओमिक्रॉन की परिस्थिति, यानी कि जितने वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग किए जा रहे हैं उसमें कितने % सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस डेटा को अगर हम देखें तो पाते हैं कि साउथ अफ्रीका में 96% केसेस ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में 59%, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 41% और फ्रांस में करीब 11% ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि जहां एक तरफ एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में साउथ अफ्रीका में केसेस में एक सर्ज के बाद फिर से केसेस में कमी नोट की जा रही है, ऐसा लगता है कि केसेस की संख्या में एक विजिबल कमी आई है। लेकिन उसी के साथ ही और दूसरे देश है, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो और फ्रांस हो, वहां पर अभी भी एक कंटिन्यूड सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में जो अपना पिछला अपडेट 28 दिसंबर को दिया, उसमें उन्होंने बताया है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसमें पाया जा रहा है कि इट हैज ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा वेरिएंट, और इसका डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन है। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यह पर्टिकुलर वेरिएंट अब कई देशों में एक डोमिनेंट कोविड का वेरिएंट बनके हमारे सामने आ रहा है, जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है। यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, उन देशों में यह बाकी वेरिएंट को रिप्लेस कर मेजर डोमिनेंट वेरिएंट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका और डेनमार्क से जो इनिशियल डेटा आया है उससे यह पता लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में एक रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। लेकिन साथ में WHO ने यह भी कहा है कि उसकी डिजीज की सीवियरिटी या उससे संबंधित मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट, यह डेटा अभी फर्दर आने की जरूरत है। इसको फर्दर एनालाइज करके ही एक निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। WHO ने यह भी बताया है कि चाहे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हों या इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हों, यह अभी भी ओमिक्रॉन के लिए कंफर्टेबल पाए जाते हैं, इनसे हम मैनेज कर सकते हैं, इनसे ये अभी भी इफेक्टिव हैं। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में बी एबल टू लेस न्यूट्रलाइज द ओमिक्रॉन वेरिएंट, यह एक प्रिलिमिनरी डेटा के द्वारा पता लगता है। साथ ही WHO ने बताया है कि चाहे PCR टेस्ट हो, चाहे हमारे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, वह अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देश की परिस्थिति ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में देखें तो देखते हैं कि करीब 22 स्टेट्स में 961 के करीब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं, जिसमें से 320 केसेस अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। और मुख्यतः अगर देखें तो अधिकतम केसेस दिल्ली, महाराष्ट्र
আমরা শুনছিলাম কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সূত্রে কি ওমাইক্রন নিয়ে কি বলা হচ্ছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দেশে এবং সারা বিশ্বে যেভাবে ওমাইক্রন এই ভেরিয়েন্ট করোনা ভাইরাসের এই ভেরিয়েন্ট যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা গত এক মাসে যেভাবে একটা অ্যালার্মিং জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে সেই নিয়েই কথা বলা হচ্ছিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে। আমরা এই নিয়ে কথা বলবো আমাদের সিনিয়র এডিটর ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন নিউজ রুম থেকে। ময়ূখ, আমরা যেটা শুনলাম কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে গত এক মাসের মধ্যে যেভাবে স্পাইক দেখা দিয়েছে এই করোনার ওমাইক্রন ভ্যারিয়েন্টের, সেটা সত্যি উদ্বেগজনক। দেখো, উদ্বেগ তো বটেই, এবং তার থেকেও বড় বিষয় যেটা বিগ থিং টু ওয়ারি যেটাকে বলে, এবং আইসিএমআরও যেটা বলছে যে কলকাতার পজিটিভিটি রেট 12.5%, অর্থাৎ গোটা বাংলাতে এই মুহূর্তে যে করোনা পেশেন্টরা রয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে কলকাতায় এসেছেন বা কলকাতা থেকে বা কলকাতায় রেজিস্টার হয়েছে তার সংখ্যা সিংহভাগ। বারবার যেটা বলা হয়েছিল, বারবার যেটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, এবং এখনো বর্ষ শেষের যে পার্টিগুলো, বহু ক্লাব নিজেদের পার্টি তারা ক্যান্সেল করে দিয়েছেন। যেখানে জমায়েত হচ্ছে সেখানে হাত জোর করে অনুরোধ করা হচ্ছে যে দয়া করে জমায়েত এড়িয়ে চলুন, মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। ডাবল ভ্যাকসিনেটেড হওয়া সত্ত্বেও একাধিক জায়গায় আমরা দেখেছি কিভাবে করোনা এফেক্টেড হচ্ছে, এবং আমাদের পাশের রাজ্যগুলোতে যেভাবে প্রোটোকল নেওয়া হচ্ছে। মুম্বাইয়ের মতন জায়গা, মুম্বাইতে আপনারা জানেন যে পরিমাণ মানুষ লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করে, মুম্বাইতে 3 গুণ বেড়ে গেছে, মহারাষ্ট্রতে 3 গুণ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আবার নাইট কারফিউ চালু করা হয়েছে। আমাদের বাংলাতে এই মুহূর্তে নাইট কারফিউয়ের কোনো সম্ভাবনা এই মুহূর্তে নেই বলেই বলা হয়েছে, কিন্তু নাইট কারফিউ নিয়ে ভাবনা চিন্তা রাজ্য সরকারও যেরকম করছে, কন্টেনমেন্ট জোন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে ওয়ার্ড ভিত্তিক, কিন্তু মানুষ যেটা বলছে অবিলম্বে করা হোক। সরকারের কাজ করবে, কিন্তু আমাদের বাংলার মানুষকে, রিপাবলিক বাংলা বলে যে আমরা মানুষের কণ্ঠস্বর, সে কারণে আমরা সাধারণ মানুষকে একদম স্ট্রেট যারা রিপাবলিক বাংলা এই মুহূর্তে দেখছেন তাদেরকে আমরা করজোড়ে অনুরোধ করছি যে আপনারা মানুষরা নিজেদের দায়িত্ব যদি নিজেরা নেন, আমরা যদি জমায়েত এড়িয়ে চলি, আমরা যদি যে ধরনের ক্লাব হোক বা যে ধরনের ফাংশন হোক সেখানে যদি কিছুটা সংখ্যক সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলি এবং চেষ্টা করি না গিয়ে বাড়িতেই নিজের পরিবারের সাথে সময় কাটানোর, এবং একদম প্রান্তিক মানুষদের জন্য আমরা বারবার যে কথাটা বলা হয়, বারবার যেভাবে বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন লকডাউনটা কোনো সলিউশন হতে পারে না, লকডাউনটা সলিউশন হচ্ছে না। এ কারণেই রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার এর আগেও বহুবার বলেছে যে লকডাউন ইজ নট দ্য সলিউশন। কারণ কি, লকডাউন হলে সবচেয়ে আগে পেটে বাড়ি খায়, পেটে মার খায় তারা হচ্ছে প্রান্তিক মানুষ। সুতরাং দয়া করে এমন পরিস্থিতি যেন না চলে আসে যেখানে আবার তৃতীয় ঢেউয়ের জন্য প্রচুর মানুষ ঘরে বসে যাচ্ছে, হাসপাতালে বেড নেই। মাথায় রাখতে হবে, বিদেশে আমেরিকাতে বা অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে হার্ড ইমিউনিটির কথা বলা হচ্ছে, প্রচুর সংখ্যক মানুষ, 1 লাখ 2 লাখ 3 লাখ মানুষ, প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, কিন্তু সেখানকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আমাদের দেশ থেকে অনেক উন্নত, তারপরেও তারা হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অবস্থা ভালো নয়। সুতরাং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোথাও গিয়ে যদি আমরা সচেতন না হই, সাধারণ মানুষ যদি সচেতন না হই, তাহলে পরের বার আবার যখন অক্সিজেনের জন্য হাহাকার করতে হবে, আবার যখন বেডের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, আবার যখন রক্তের জন্য এই বাড়ি থেকে ওই বাড়ি খোঁজাখুঁজি, এবং সেই জায়গা থেকে ময়ূখ সবার জন্য একটাই বোধহয় বার্তা আমাদের সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে এটাই বলার যে সবাই সচেতন থাকুন এবং সজাগ থাকুন। আনন্দ উৎসব তার জায়গায় থাকবেই, এবং যেটা তুমি বলছিলে ময়ূখ যে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, যদি অতিমারির সময় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রাস্তায় নাই বা বেরোনো হলো, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো হলো, তার মধ্যে দিয়েও তো উদযাপন সম্ভব। অনেক ধন্যবাদ। আমরা কথা বলছিলাম, আমাদের সঙ্গে নিউজ রুম থেকে ছিলেন আমাদের সিনিয়র এডিটর ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ।